आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड फेस्टिव स्पेशल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये फेस्टिव सीजन डेवलपर्स और खरीदारों के लिए किस तरह की सौगात लेकर आने वाला है। हमारे साथ दिल्ली से एसोटेक के एमडी संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, अगर हम दिल्ली मार्केट की बात करें तो हम ऑफर्स की बात कर रहे थे कि इस बार इस फेस्टिव सीजन में जरूर ये मौका है डेवलपर्स के लिए भी कि वो बढ़िया ऑफर दे दें ताकि कुछ यहाँ मूवमेंट आता हुआ दिखे, जो रुका हुआ सा लग रहा है। किस तरह के ऑफर्स हमें दिल्ली के मार्केट में देखने को मिलेंगे इस बार, और आप भी अगर कुछ दे रहे हो तो जरूर बताएं। नहीं विनीत जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रियल एस्टेट प्राइस आज देखते हैं या मार्केट का जो प्राइस देखते हैं पर स्क्वायर फीट, उसमें एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर वो रेट कम करना चाहता है, अदरवाइज कोई भी इनपुट कॉस्ट ऐसा नहीं है जो पिछले कुछ महीनों में घटा है। चाहे मटेरियल प्राइस देख लें, लेबर कॉस्ट देख लें, गवर्नमेंट के टैक्सेस देख लें, लैंड प्राइसेस देख लें, तो बेसिकली मैं बताऊं आपको मैन्यूवरिंग का जो गुंजाइश है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए फैक्ट। आई थिंक माई रिक्वेस्ट टू बायर्स विल बी ये देखें कि कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई है तो एक घर कैसे सस्ता होगा, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से आता है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, नहीं रेट सस्ता होगा तो मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, आई थिंक कस्टमर से गलती हो जाएगी। हाँ, माहौल है और इंडियन मेंटेलिटी इस माहौल में आप देखिए घर के सामान खरीदते हैं, घर के फर्नीचर बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो घर भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, बट कितना उनको अट्रैक्ट करेगा डिस्काउंट से ये उन पर डिपेंड करता है। बट डेवलपर की तरफ से, हम लोग की तरफ से, हम भी आई थिंक 2 से 5% के बीच का एक डिस्काउंट ऐसा बनाते हैं जो किसी न किसी आइटम के अगेंस्ट होता है। जैसे पार्किंग मैं दे रहा हूँ गुड़गांव में कि पार्किंग मैं फ्री करता हूँ, जिसकी कॉस्ट रफली 3.5 से 4 लाख रुपए पड़ता है। तो एक है, ठीक है, बट आई थिंक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये चल रहा है कि कस्टमर को आज बिकॉज ऑफ कंडीशन एक बड़ा लिबरल पेमेंट प्लान मिल रहा है, जो कि आई थिंक कस्टमर शुड मस्ट टेक ए कॉल, बिकॉज ये हमेशा नहीं होता है। उसको 3 साल का पेमेंट प्लान मिलना मतलब कि प्राइस बाय द टाइम वो 3 साल होता है, प्राइस बढ़ चुके होते हैं, तो ही इज ए गेनर। चलिए, तो पेमेंट प्लान का यहाँ पर बेनिफिट मिलने जा रहा है। और यहाँ पर संजीव एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, वो है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। काबरा जी, आप चूंकि अलाइड इंडस्ट्री में हैं, आप सप्लाई करते हैं रियल एस्टेट को काफी सारी चीजें, आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाकई इतना बड़ा मुद्दा है जिसके कारण घरों की कीमत का कम होना काफी मुश्किल है? नहीं, एक बात तो तय है कि किसी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम नहीं हुई है। तो पहले तो ये सबको समझ लेना चाहिए कि मटेरियल की कॉस्ट कहीं कम नहीं है, बढ़ी जरूर है। अब बढ़ी जितनी बढ़ा चढ़ा के बात होती है उतने भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन पिछले 3 साल में एवरेज अगर हम देखें तो 15 से 20% कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में लेबर की जो पगार बढ़ी है वो लगभग 40 से 50% एवरेज लेबर, हम लोग भी क्योंकि काफ़ी अपना हमारे 35 आदमी काम करते हैं, तो एवरेज सैलरी जो लेबर की बढ़ी है वो कॉस्ट और ये कॉस्ट, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में टोटल बढ़ोतरी कहीं भी हो तो 200-250 रुपये से ज़्यादा होती नहीं है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है, एकदम हाई राइज बिल्डिंग अगर हम छोड़ दें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1500 रुपये से लेकर 2500 के बीच में होती है। तो उसमें 200-250 रुपये है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि कोई भी मटेरियल के भाव कम नहीं हुए हैं आज की तारीख। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से एक दबाव जरूर आ रहा है। और दूसरा पंकज, जो पेमेंट प्लान की बात कर रहे थे संजीव जी, वो भी हमने देखा है कि काफी तरह के पेमेंट प्लान इस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या वाकई इन पेमेंट प्लान में जाकर आपको कुछ फायदा होता है या गिमिक जैसा ज्यादा होता है? ज्यादातर डिसेप्शंस होता है क्योंकि अगर आप पेमेंट प्लान्स की बात कर लीजिए तो ज़्यादा जगह देखिएगा तो अपफ्रंट पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज एक मेजर कंसर्न पेमेंट प्लान के अलावा अगर आप देखिए तो एग्जीक्यूशन रिस्क के ऊपर है, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और पेमेंट प्लान आगे चाहिए। कारण ये है कि कैश की कंडीशन ख़राब है विद द डेवलपर, लेकिन कैश की कंडीशन जो ख़राब है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से ख़राब है। अब कितना इसमें यूज़ होने वाला और ये प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन पेस अप होगा कि नहीं होगा, तो वो एक बड़ा लार्जर इश्यूज़ है। और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए पेमेंट प्लान्स डिवाइस कर रहे हैं। जैसे कई सारे डेवलपर्स हैं जो आज के दिन रेंट जो है वो फ्री दे रहे हैं 2 साल के लिए, कोई दूसरे तरीके का पेमेंट प्लान कर रहे हैं। बट ये सारी स्ट्रगल जो है वो अफोर्डेबिलिटी मीट करने के लिए है कि आज शायद आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाए पेमेंट करना, तो आप स्प्रेड आउट कर देते हैं। जी।
तो थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग है, कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक डिसेप्शन भी है। जी, तो यहाँ पर 2080 मंजू जी आपसे ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप पायनियर माने जाता है नाहर ग्रुप इस स्कीम को लेकर आने में, हालांकि आरबीआई ने इस पे काफी कंसर्न उठाए। तो पहला तो ये समझना चाहेंगे कि क्या 2080 स्कीम मार्केट से अब आरबीआई के कंसर्न रेज करने के बाद चली ही गई है, और नहीं तो क्या इसका बेनिफिट इस फेस्टिव सीजन में भी लोग उठा रहे हैं? इस तरह की काफी स्कीम्स हैं बाजार में। देखिए, आरबीआई का कंसर्न बिल्कुल जस्टिफाइड है। इससे एक्चुअली एक लिंक्ड होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लिंक डेफिनेटली, क्योंकि इससे एक डेवलपर पे दबाव बना रहता है टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और बैंक के साथ कभी डिफ़ॉल्ट सिचुएशंस नहीं आती हैं, कस्टमर का सिक्योरिटी इसमें बना रहता है, और फंड राइट जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए राइट स्टेजेस पे यूज़ होता है। लेकिन ये इसका बेनिफिट किसको होता है? मैंने कई एक्सपर्टीज से बीच में सुना है कि ये इन्वेस्टर्स ड्रिवन है और 20% मार्जिन पे लोग प्ले करते हैं इन्वेस्टर्स, बट आई हैव डाउट्स, बिकॉज आप किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखिए, उसमें जितना इन्वेस्टमेंट्स होगा इट मीन्स उतनी लाइबिलिटीज होंगी, और किसी भी लाइबिलिटी वाले पोर्टफोलियोज पे बैंक लोन्स नहीं देती इजीली, और बैंक से लिंक्ड है स्कीम, इसके लिए इसका मेनली बेनिफिट एक्चुअल यूजर्स के पास ही है। और डेवलपर को इसमें जो एक बेनिफिट है वो है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, उसका ब्रोकरेज एंड अदर प्रमोशन कॉस्ट कम हो जाता है उससे। लेकिन अगर आप देखें तो उसका कंस्ट्रक्शन फंडिंग सिक्योर होता है, उसका सेल्स भी सिक्योर होता है। तो ये सब अगर फैक्टर्स अगर आप देखते हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एक्चुअल यूज़र को है, वो प्लान कर पाते हैं अपना 3 years वेल इन एडवांस अपना फ्यूचर EMIs, तो उनको इस बीच में वो जितना भी एप्रिसिएशन है उसका लोड फेस नहीं करना पड़ता, और बैंक को भी एक फ्यूचर बिजनेस मिल जाता है। तो आपके प्रोजेक्ट्स में स्कीम अभी भी चालू है? यस, डेफिनेटली वी आर रनिंग दिस स्कीम प्रोबेबली सिंस लास्ट 13 years, और अभी तक इतने मार्केट में अप्स डाउन्स आए हैं, ऐसे फ्लक्चुएशंस हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई डिफॉल्ट जैसा सिचुएशन या फेलियर सिचुएशन हमने कभी फेस नहीं किया। सो वी एक्सपेक्ट कि आरबीआई कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे और उसको कॉशियसली इस स्कीम का सक्सेसफुल पार्ट भी देखें कि अगर ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल है तो उसको बंद करने में किसी का फायदा नहीं है। जी, तो यहाँ पर इस फेस्टिव सीजन में 2080 जैसे स्कीम्स भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि शायद उनका जो पेमेंट मोड है वो कुछ बदला हुआ सा नजर आ सकता है यहाँ पर, लेकिन स्कीम्स बाजारों में मौजूद है। आरबीआई का कंसर्न है वो अपनी जगह है, और उसने जिस तरीके पे कंसर्न उठाया शायद वो जरूर एड्रेस हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी और बातें इस फेस्टिव सीजन में ये है कि पॉलिसी में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं सरकार की तरफ से, तो शायद इस फेस्टिव सीजन में तो ना उसका कोई फर्क दिखे, लेकिन आने वाले वक्त में आपके लिए घर खरीदना महंगा होगा कि सस्ता होगा, उस पर जरूर असर आएगा। उन सभी विषयों पर, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है सर? आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड फेस्टिव स्पेशल। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये फेस्टिव सीजन डेवलपर्स और खरीदारों के लिए किस तरह की सौगात लेकर आने वाला है। हमारे साथ दिल्ली से एसोटेक के एमडी संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, अगर हम दिल्ली मार्केट की बात करें तो हम ऑफर्स की बात कर रहे थे कि इस बार इस फेस्टिव सीजन में जरूर ये मौका है डेवलपर्स के लिए भी कि वो बढ़िया ऑफर दे दें ताकि कुछ यहाँ मूवमेंट आता हुआ दिखे, जो रुका हुआ सा लग रहा है। किस तरह के ऑफर्स हमें दिल्ली के मार्केट में देखने को मिलेंगे इस बार, और आप भी अगर कुछ दे रहे हो तो जरूर बताएं। नहीं विनीत जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रियल एस्टेट प्राइस आज देखते हैं या मार्केट का जो प्राइस देखते हैं पर स्क्वायर फीट, उसमें एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर वो रेट कम करना चाहता है, अदरवाइज कोई भी इनपुट कॉस्ट ऐसा नहीं है जो पिछले कुछ महीनों में घटा है। चाहे मटेरियल प्राइस देख लें, लेबर कॉस्ट देख लें, गवर्नमेंट के टैक्सेस देख लें, लैंड प्राइसेस देख लें, तो बेसिकली मैं बताऊं आपको मैन्यूवरिंग का जो गुंजाइश है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए फैक्ट।
आई थिंक माई रिक्वेस्ट टू बायर्स विल बी, ये देखें कि कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई है तो एक घर कैसे सस्ता होगा, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से आता है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें नहीं रेट सस्ता होगा तो मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, आई थिंक कस्टमर से गलती हो जाएगी। हाँ, माहौल है और इंडियन मेंटेलिटी इस माहौल में आप देखो घर के सामान खरीदते हैं, घर के फर्नीचर बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। सो कुल मिला के अगर हम देखें तो घर भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, बट कितना उनको अट्रैक्ट करेगा डिस्काउंट से ये उन पर डिपेंड करता है। बट डेवलपर की तरफ से, हम लोग की तरफ से हम भी आई थिंक 2 से 5% के बीच का एक डिस्काउंट ऐसा बनाते हैं जो किसी न किसी आइटम के अगेंस्ट होता है। जैसे पार्किंग मैं दे रहा हूँ गुड़गांव में कि पार्किंग मैं फ्री करता हूँ, जिसकी कॉस्ट रफली 3.5 से 4 लाख रुपए पड़ता है। तो एक है, ठीक है, बट आई थिंक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये चल रहा है कि कस्टमर को आज बिकॉज ऑफ कंडीशन एक बड़ा लिबरल पेमेंट प्लान मिल रहा है, जो कि आई थिंक कस्टमर शुड मस्ट टेक ए कॉल, बिकॉज ये हमेशा नहीं होता है। सो उसको 3 साल का पेमेंट प्लान मिलना मतलब कि प्राइस बाय द टाइम वो 3 साल होता है प्राइस बढ़ चुके होते हैं, तो ही इज ए गेनर। चलिए, तो पेमेंट प्लान का यहाँ पर बेनिफिट मिलने जा रहा है। और यहाँ पर संजीव एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, वो है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। काबरा जी, आप चूंकि अलाइड इंडस्ट्री में हैं, आप सप्लाई करते हैं रियल एस्टेट को काफी सारी चीजें, आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाकई इतना बड़ा मुद्दा है जिसके कारण घरों की कीमत का कम होना काफी मुश्किल है? नहीं, एक बात तो तय है कि किसी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम नहीं हुई है। तो पहले तो ये सबको समझ लेना चाहिए कि मटेरियल की कॉस्ट कहीं कम नहीं है, बढ़ी जरूर है। अब बढ़ी जितनी बढ़ा चढ़ा के बात होती है उतने भी नहीं बढ़े, लेकिन पिछले 3 साल में एवरेज अगर हम देखें तो 15 से 20% कम से कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में लेबर की जो पगार बढ़ी है वो लगभग 40 से 50% एवरेज लेबर, हम लोग भी क्योंकि काफ़ी अपना हमारे 35 आदमी काम करते हैं, तो एवरेज सैलरी जो लेबर की बढ़ी है वो कॉस्ट और ये कॉस्ट, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में टोटल बढ़ोतरी कहीं भी हो तो 200-250 रुपये से ज़्यादा होती नहीं है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है, एकदम हाई राइज बिल्डिंग अगर हम छोड़ दें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1500 रुपये से लेकर 2500 के बीच में होती है। तो उस पर 200-250 रुपये ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि कोई भी मटेरियल के भाव कम नहीं हुए हैं आज की तारीख। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से दबाव जरूर आ रहा है। और दूसरा पंकज, जो पेमेंट प्लान की बात कर रहे थे संजीव जी, वो भी हमने देखा है कि काफी तरह के पेमेंट प्लान इस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या वाकई इन पेमेंट प्लान में जाकर आपको कुछ फायदा होता है या गिमिक जैसा ज्यादा होता है? ज़्यादातर डिसेप्शंस होता है क्योंकि अगर आप पेमेंट प्लान्स की बात कर लीजिए तो ज़्यादा जगह देखिएगा तो अपफ्रंट पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज एक मेजर कंसर्न पेमेंट प्लान के अलावा अगर आप देखिए तो एग्जीक्यूशन रिस्क के ऊपर है, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और पेमेंट प्लान आगे चाहिए। कारण ये है कि कैश की कंडीशन ख़राब है विद द डेवलपर, लेकिन कैश की कंडीशन जो ख़राब है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से ख़राब है। अब कितना इसमें यूज़ होने वाला और ये प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन पेस अप होगा कि नहीं होगा, तो वो एक बड़ा लार्जर इश्यूज़ है। और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए पेमेंट प्लान्स डिवाइस कर रहे हैं। जैसे कई सारे डेवलपर्स हैं जो आज के दिन रेंट जो है वो फ्री दे रहे हैं 2 साल के लिए, कोई दूसरे तरीके का पेमेंट प्लान कर रहे हैं। बट ये सारी स्ट्रगल जो है वो अफोर्डेबिलिटी मीट करने के लिए है कि आज शायद आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाए पेमेंट करना, तो आप स्प्रेड आउट कर देते हैं जी। तो थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग है, कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक डिसेप्शन भी है जी। तो यहाँ पर 2080, मंजू जी आपसे ये प्रश्न इसलिए क्योंकि आप पायनियर माने जाता है, नाहर ग्रुप इस स्कीम को लेकर आने में, हालांकि आरबीआई ने इस पे काफी कंसर्न उठाए। तो पहला तो ये समझना चाहेंगे कि क्या 2080 स्कीम मार्केट से अब आरबीआई के कंसर्न रेज करने के बाद चली ही गई है, और नहीं तो क्या इसका बेनिफिट इस फेस्टिव सीजन में भी लोग उठा रहे हैं? इस तरह की काफी स्कीम्स हैं बाजार में। देखिए, आरबीआई का कंसर्न बिल्कुल जस्टिफाइड है। इससे एक्चुअली एक लिंक्ड होना चाहिए कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली, क्योंकि इससे एक डेवलपर पे दबाव बना रहता है टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और बैंक के साथ कभी डिफरेंट सिचुएशंस नहीं आती हैं। कस्टमर का सिक्योरिटी इसमें बना रहता है और फंड राइट जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए राइट स्टेजेस पे यूज होता है। लेकिन ये इसका बेनिफिट किसको होता है? मैंने कई एक्सपर्टीज से बीच में सुना है कि ये इन्वेस्टर्स ड्रिवन है और 20% मार्जिन पे लोग प्ले करते हैं इन्वेस्टर्स, बट आई हैव डाउट्स।
बिकॉज आप किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखिए, उसमें जितना इन्वेस्टमेंट्स होगा इट मीन्स उतनी लाइबिलिटीज होंगी, और किसी भी लाइबिलिटी वाले पोर्टफोलियोज पे बैंक लोन्स नहीं देती इजीली, और बैंक से लिंक्ड है स्कीम, इसके लिए इसका मेनली बेनिफिट एक्चुअल यूजर्स के पास ही है। और डेवलपर को इसमें जो एक बेनिफिट है वो है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, उसका ब्रोकरेज एंड अदर प्रमोशन कॉस्ट कम हो जाता है उससे। लेकिन अगर आप देखें तो उसका कंस्ट्रक्शन फंडिंग सिक्योर होता है, उसका सेल्स भी सिक्योर होता है। तो ये सब अगर फैक्टर्स अगर आप देखते हैं तो इसमें ज्यादा बेनिफिट जो है वो एक्चुअल यूजर को है, वो प्लान कर पाते हैं अपना 3 years वेल इन एडवांस अपना फ्यूचर EMIs। तो उनको इस बीच में वो जितना भी एप्रिसिएशन है उसका लोड फेस नहीं करना पड़ता, और बैंक को भी एक फ्यूचर बिजनेस मिल जाता है। तो आपके प्रोजेक्ट्स में स्कीम अभी भी चालू है? यस, डेफिनेटली वी आर रनिंग द स्कीम प्रोबेबली सिंस लास्ट 13 years, और अभी तक इतने मार्केट में अप्स डाउन्स आए हैं, ऐसे फ्लक्चुएशंस हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई डिफॉल्ट जैसा सिचुएशन या फेलियर सिचुएशन हमने कभी फेस नहीं किया। सो वी एक्सपेक्ट कि RBI कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे और उसको कॉशियसली इस स्कीम का सक्सेसफुल पार्ट भी देखें कि अगर ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल है तो उसको बंद करने में किसी का फायदा नहीं है। जी, तो यहाँ पर इस फेस्टिव सीजन में 2080 जैसे स्कीम्स भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि शायद उनका जो पेमेंट मोड है वो कुछ बदला हुआ सा नजर आ सकता है यहाँ पर, लेकिन स्कीम्स बाजारों में मौजूद है। RBI का कंसर्न है वो अपनी जगह है, और उसने जिस तरीके पे कंसर्न उठाया शायद वो जरूर एड्रेस हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी और बातें इस फेस्टिव सीजन में ये है कि पॉलिसी में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं सरकार की तरफ से। तो शायद इस फेस्टिव सीजन में तो ना उसका कोई फर्क दिखे, लेकिन आने वाले वक्त में आपके लिए घर खरीदना महंगा होगा कि सस्ता होगा, उस पर जरूर असर आएगा। तो उन सभी विषयों पर, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। MBA से आगे for over 100 million domains across the globe. If it's not a .com, it's got to be a .net. Big Rock .net websites start at just ₹299. एक जो प्रॉब्लम है जो आपको नहीं परेशान कर रही है NPS की, हालांकि हाल के क्वार्टर्स में थोड़े बहुत प्रेशर कहीं आपके अकाउंट्स में भी नजर आए हैं, इस समय स्थिति को वहाँ आप कैसे असेस कर रहे हैं? रुपए पे तो आपकी कॉल बिल्कुल सही थी, क्या NPA भी कहीं बॉटम पे है? NPA ये इसको जरा सा विस्तार में करना पड़ेगा। पहले तो मैं अपना NPA अलग कर दूं ना, कि हमारे NPA हमारे पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रेन नहीं है। सेकंड, जब GDP स्लो होती है थोड़ा बहुत NPA हिस्टोरिकली और दुनिया में भी बढ़ते हैं जब GDP स्लो होती है, वो तो लाजमी है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसमें थोड़ा वो कंपाउंड हो गया है और वो दोनों मिक्सअप हो गए। तो जो GDP स्लो डाउन के बैंकिंग सिस्टम के भी जो NPA हैं वो इतने अलार्मिंग नहीं है। इशू आ रही है जब आप मिक्स कर देते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स को और NPA को। रीस्ट्रक्चरिंग में काफ़ी बढ़ोतरी आई है, इसलिए आई है क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं, किसी में एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम थी, किसी में वो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, किसी में इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम थी, किसी में रॉ मटेरियल सप्लाई की प्रॉब्लम थी। तो ये इशू करके NPA रीस्ट्रक्चरिंग के बढ़े हैं, नहीं सॉरी रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ी है, NPA नहीं बढ़ी। थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। तो रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ी है, NPA नहीं बढ़ी। अब कैबिनेट कमेटी ने काफ़ी ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो अगर ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया वो तो रीस्ट्रक्चरिंग से NPA में नहीं जाएगा, रेगुलर में आ जाएगा। जो नहीं शुरू हुआ वो आ जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग में। पर देखने की ये बात है जो एसेट क्रिएट हुआ है, जो रीस्ट्रक्चर हुआ है, वो एसेट ढंग का क्रिएट हुआ है कि नहीं। और आपने देखा होगा, मैंने आर्टिकल ये भी लिखा था कि भैया अगर प्रोजेक्ट डिफिकल्टी में आ जाता है पहले इक्विटी राइट ऑफ कर दो, उसके बाद बैंक्स विल गिव कंसेशन। ऐसा होता तो नहीं? अब होना, अब होएगा, शुरू होएगा। देख लीजिए, आपके गवर्नर ने भी यही स्टेटमेंट दिया, तो आगे आगे आप देखिए होना पड़ेगा। तो आगे रीस्ट्रक्चरिंग तभी होगी जबकि पहले हिट इक्विटी वाले ले, उसके बाद बैंक लेगा। यानी मैनेजमेंट नहीं, ये हमारा होप है।
दुनिया भर में ऐसे ही होता है। चैप्टर 11 जो बैंक्रप्सी लॉ है यूएस का, ऐसे ही है। जो कंस्ट्रक्ट है कंपनीज एक्ट, जो क्रिएट करती है कंपनी एज अ लीगल पर्सन, इक्विटी इज द हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न। तो पहले हिट इक्विटी को लेनी चाहिए, उसके बाद बैंक बात करेगा। तो इस समय तमाम जो सरकारी बैंक हैं जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग्स की हैं, उन्होंने तो इस नियम को फॉलो नहीं किया। नहीं, अभी ये स्कीम है नहीं, ये हमारी क्या इसको बोलते हैं, तमन्ना है आपका। लेकिन ये अंदाजा है कि आरबीआई अपनी मेरे हिसाब से, क्यों गवर्नर ने स्टेटमेंट किया है कि नो प्रोमोटर हैज द डिवाइन राइट टू कंटिन्यू, तो हम वो हिंदी में उसी का विस्तार कर रहे हैं। क्या आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं? क्या हम तो अगर करते हैं तो हम तो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेते हैं, मेरे पैसे तोड़ना है। बैंक में अगर हूं मैं, बैंक में ट्रस्टी डिपॉजिटर के पैसे का हूं, मेरे को तो रात को नींद नहीं आएगी अगर मेरे को लगा डिपॉजिटर, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बैंक ऐसे चलाऊं कि डिपॉजिटर का पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो अगर हमारे साथ जहां अगर होता है और अगर कोई, तो हम तो बड़ी कड़ी डिस्कशन करते हैं प्रोमोटर के साथ कि आप ये वायबल है पर आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा। और हम पहले से अगर देखते हैं कि डिटीरिएशन हो रही है तो हम बहुत पहले बात कर लेते हैं कि भैया दोनों एक चीज पर, एक लेवल पर समझौता कर लें, और नहीं होता तो फिर वो दूसरे बैंक में चले जाते हैं। ओके। क्या आरबीआई ने बैंक्स को कंसल्ट किया है अब तक कि केवल उस बयान के बाद? राजन साहब अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कंसल्टेंसी तो चलती रहती है। आईबीए के साथ आईबीए ने भी यही रेकमेंड किया। तो आपको क्या लगता है कब तक इस तरफ? अब ये तो हिंदुस्तान में बोलना मुश्किल है साहब, हो जाएगा। ओके। एक और चीज़ जो इन दिनों चर्चा में चल रही है वो ये कि संसद की समिति ने ये कहा कि कॉर्पोरेट्स को नए लाइसेंस नहीं देने चाहिए, जबकि पूरी तैयारी है नए लाइसेंसेस दिए जाने की। आपको क्या लगता है ये नजरिया? मेरे हिसाब से तो ये डिबेट कब का खत्म हो गया था, वो तो गाइडलाइन आ गई है, तो उसमें तो एग्रीमेंट है कि अगर रिंग फेंस कर दो और अच्छे कॉर्पोरेट हो तो उनको मिलेगा। तो मेरे को नहीं मालूम ये डिबेट कहां से फिर शुरू हो रहा है। ये तो बहुत डिबेट हो गया, फिर फाइनल गाइडलाइन आई थी, अब तो लाइसेंस देने का टाइम आ गया एज पर गाइडलाइन। जहां से हमने शुरुआत की थी, आखिर में फिर वहीं पे आना चाहेंगे कि जिस तरह आपका अंदाजा था कि शायद रुपए के लिए और मार्केट के लिए एक वर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, अब आपका क्या असेसमेंट है? जबकि हमने काफी हद तक मूवमेंट देख ली है, सुधार देख लिया है, क्या सस्टेनेबल है या ये केवल एक ब्रीदर है? नहीं, मेरे हिसाब से सस्टेनेबल है। बाकी भी जो हमने एक्शन सोचे हुए हैं वो भी करने चाहिए। थोड़ी ऊपर वाले की भी मेहरबानी है कि एग्रीकल्चर और रेनफॉल अच्छी है, वो टेंशन मिडिल ईस्ट में कम होगी तो ऑयल का भाव भी कम है, अगर वहाँ थोड़ी ग्रोथ होगी तो एक्सपोर्ट्स भी हो जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें एक्शन करना चाहिए, कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, पर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है और हिंदुस्तान का फ्यूचर अब मेरे हिसाब से तो बुलंद है। तो रुपया फिर 70 नहीं होगा? सवाल ही नहीं होता। कब तक? अब ये तो अभी इतना मेरे को मालूम होता तो मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू क्यों दे रहा होता, मैं अभी बैठा होता बहामास में आराम से। अभी वो डॉलर ऊपर जाएगा, अभी नीचे जाएगा, अभी खरीद लो, अभी बेच लो, इतना तो मेरे को नहीं आता। अगर फिर दिसंबर में या शायद फरवरी या मार्च में फाइनली वो टेपरिंग होती है, फेडरल रिजर्व बॉन्ड खरीदना बंद करता है, तो भी फिर से रुपए में और भारत के बाजारों में गिरावट नहीं आएगी? देखिए, लार्जली मेरे हिसाब से टेपरिंग होने वाली है, ये तो मार्केट्स ने ठान लिया कि होगी। अब ज्यादातर उसका इफेक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर हमको कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आ रही है तो हम अपना एक्शन लेना चाहिए कि जो भी हमारी वीकनेसेस है वो फर्दर स्ट्रेंथन करे जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट को और रिड्यूस करें, फिजिकल डेफिसिट को ठीक करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, सब्सिडी रिड्यूस करें, अपना पार्लियामेंट को फंक्शनल करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत जरूरी है ताकि इफेक्टिवनेस हो, एंड अननेसेसरी रूल्स कम करें। ये तो करना ही पड़ेगा, पर जो इतना रोना धोना था वो भी बंद करें, जरा आगे चलें। तो हम अभी बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आपको लगता है? मेरे को लगता है, पर और भी आगे बेटर प्रिपेयर्ड होने में हर्जा नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लेजर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर